हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूँ। गॉड लेवल की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को यूज करता है, जिसकी वजह से जू जियो मारा जाता है और उसके डैड जू गोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पास एक छोटी सी अंगीठी निकालते हैं और विमिंग से कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जो तुम्हें मार सकता है। और साथ ही उनकी उस अंगीठी के अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है। मास्टर जू चिल्लाकर कहते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, प्लीज हमारे फोरफादर यहाँ पर आए और इस लड़के को हरा दें। और साथ ही एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। विमिंग और गू डाओ भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आखिर मास्टर जू क्या कर रहे हैं। वी किंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। जनरल वी सोच रहे होते हैं, जितनी पावर इसके अंदर से निकल रही है, मुझे लगता है कि ये अपने फोरफादर को यहाँ पर बुला रहे हैं। और फिर वहाँ पर आसमान से पिंक कलर की इलेक्ट्रिसिटी गिरती है और उस इलेक्ट्रिसिटी के धुएं के हटने के बाद वहाँ पर एक बूढ़ा हंटर अपीयर होता है। जैसे ही वो बूढ़ा हंटर वहाँ पर अपीयर होता है, विमिंग उसके पावर लेवल को जांच लेता है और कहता है, ये तो अपने एम्परर रैंक की पीक पर है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी गॉड लेवल का हंटर बनने वाला है। मास्टर जू जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस बूढ़े हंटर यानी अपने फोरफादर से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर कि आप यहाँ पर आ गए। लेकिन फोरफादर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पर मत बुलाना। मास्टर जू उनसे कहते हैं, ये सामने जो लड़का खड़ा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरे बेटे को भी मार दिया है, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। फोरफादर उसे कहते हैं, अगर तुम एक लड़के को नहीं हरा सकते तो तुम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। और साथ ही फोरफादर उसे पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वी किंग फिर से अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है, क्या आप इस बूढ़े को जानते हैं। ग्रैंडपा उसे कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि फोरफादर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वी बॉय ये तो तुम हो, कितने सालों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, पहले तुम एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे। जनरल वी उनसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपसे दोबारा मिल पाया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप अभी तक जिंदा होंगे। लेकिन आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? फोरफादर जनरल वी से कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई है। ग्रैंडपा वी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फोरफादर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे डीमन सिटी को वापस लेने के लिए नहीं आया, तुम उस पर राज कर सकते हो। उसके मुकाबले में ये नया शहर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मैं इस नए शहर पर हुकूमत करूंगा। विमिंग उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें ये नया शहर बहुत ज्यादा पसंद आया है। फोरफादर उसे कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से अपने शहर से बहुत ज्यादा दूर रहा हूँ। पहले मैं एक सिटी लॉर्ड हुआ करता था, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ये शहर बहुत ज्यादा पसंद आया है, मैं इसी शहर का लॉर्ड बनूंगा। और फादर जनरल वी से कहते हैं, वी बॉय क्या तुम्हें इससे कोई मसला है, मैं स्टार सिटी का लॉर्ड बन सकता हूँ। जनरल वी भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, इस फोरफादर को तो ये नया शहर बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। जनरल वी फोरफादर से कहते हैं, मैं इस नए शहर का लॉर्ड नहीं हूँ, अगर आप इस नए शहर का रूलर बनना चाहते हैं तो आपको किसी और से पूछना होगा, मुझसे नहीं। फोरफादर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, मैंने बस तुमसे इतना पूछा है कि तुम मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, इसके अलावा जवाब देने की जरूरत नहीं। जनरल वी से कहते हैं, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपकी बात मंजूर नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ। जबकि विमिंग हंसना शुरू कर देता है और फोरफादर से कहता है, तुम्हें ये मेरा नया शहर चाहिए तो इसके लिए तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फोरफादर विमिंग की तरफ देखते और कहते हैं, तो कभी अभी इस लड़के ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जब मैंने वी बॉय को यही ऑफर दी थी तो इसने इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया था। ये लड़का तो अपने एम्परर रैंक में अभी अभी दाखिल हुआ है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है जो कि अपने एम्परर रैंक की पीक पर है। जू फैमिली के हंटर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ही हिम्मत वाला है जो हमारे फोरफादर की बात को नहीं मान रहा, लगता है कि इस लड़के को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर देखते हैं हमारे फोरफादर इस लड़के को किस तरह मारते हैं। फोरफादर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और विमिंग से कहते हैं, अब जबकि तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं, मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मैं ले लेता हूँ। विमिंग भी अपनी स्केलेटन गन को निकालता है और ड्रैगन एक्स को यूज करता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है। जनरल वी और उनके पोते भी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और कहते हैं, विमिंग की स्पिरिट एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर और इसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जनरल वी कहते हैं, अगर इन दोनों में इसी तरह फाइट चलती रही तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ मारे जाएंगे।
जनरल वी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हंटर्स आए होते हैं, उन सब से कहते हैं जितने भी हंटर्स फाइट नहीं कर सकते वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो सब लोग यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बैटल होने वाली है। फिर वो सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फोरफादर बिमिंग के उस ड्रैगन की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास तो कुछ मैजिकल स्किल्स हैं, लगता है इसके पास काफी अच्छे स्किल्स हो सकते हैं, इसीलिए ये मेरे सामने इतना ज्यादा भड़क रहा है। बिमिंग अपने ड्रैगन को उनकी तरफ आगे बेचते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। फोरफादर उसे कहते हैं हालांकि तुम्हारी ये ड्रैगन टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ पावर की कमी है। एक तरफ से तो बिमिंग का ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ से बिमिंग जल्दी बहुत ही स्पीड के साथ फोरफादर के पीछे आ जाता है और जैसे ही वो अपनी स्केड्यूल गन के साथ फोरफादर के ऊपर अटैक करने लगता है, फोरफादर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपना एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा बुद्धा निकाल लेते हैं, जो कि बिमिंग पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। बिमिंग भी पीछे हट जाता है और कहता है ये बूढ़ा डॉग तो इतना भी बुरा नहीं है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी किंग अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा, लगता है कि बिमिंग इस बूढ़े का मुकाबला नहीं कर सकता, वो बूढ़ा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमें आगे बढ़कर इसका साथ देना चाहिए? ग्रैंडपा वी से कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि बिमिंग कमजोर है तो ये तुम्हारी गलती है, उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर वो थोड़ी देर के लिए उसके सामना नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बिमिंग कमजोर है। मुझे इस वक्त बिमिंग और इसकी फाइट में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं जितनी इसमें है कि मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। वीटियन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन कौन हम पर नजर रखे हुए है, कहाँ से? जनरल वी डीमन फॉक्स से कहती है क्या तुम दोनों ने भी इस बात को नोटिस किया कि कोई हम पर नजर रखे हुए है? बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है मैंने इस पूरे सिटी के अंदर डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी सिग्नल नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे पर नजर रखे हुए है। मास्टर जैंग कहते हैं इस शहर में तुमने बहुत सारे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं भी उन सारे डिटेक्टर्स को पार करके यहाँ तक सेफली पहुँच सकता हूँ। जो भी बंदा हम पर नजर रखे हुए है अगर वो इस जू के साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जनरल वी भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है अगर वो आकर फोरफादर के साथ मिल जाता है। बिमिंग फिर से अपने उसी ड्रैगन वाले मूव को यूज करता है और ग्रैंडपा पर अटैक करता है। जू फैमिली के जितने भी हंटर्स वहाँ पर खड़े होते हैं फोरफादर से कहते हैं फोरफादर अपना ध्यान रखें, ये लड़का फिर से आप पर अटैक करने वाला है। जबकि एक साथ वाला हंटर उनसे कहता है तुम्हें हमारे फोरफादर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने देखा नहीं लास्ट अटैक की वजह से हमारे फोरफादर के तो कपड़े भी नहीं फटे, उनके पर कोई भी चोट नहीं आई। कि जरा उस लड़के की तरफ तो देखो, ग्रैंडपा ने अभी उस पर अटैक भी नहीं किया, फिर भी उस बेचारे के कपड़े फट चुके हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस आए हैं। बिमिंग तीसरी बार फिर से अपने उसी सेम मूव को यूज करता है, उसी ड्रैगन वाले मूव को। फोरफादर कहते हैं इसका मूव जो जितनी बार भी यूज करता है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन चाहे इसके पास कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो ये मुझे नहीं हरा सकता। और साथ ही वो अपने इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बना लेते हैं। फोरफादर की शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बिमिंग का ड्रैगन उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि जनरल वी और बाकी के जितने भी हंटर्स वहाँ पर खड़े होते हैं वो सारे भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। बिमिंग का ड्रैगन उनकी शील्ड को तोड़ने के चक्कर में खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फोरफादर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अगर तुम मेरी जू फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो और मेरे एक सबऑर्डिनेट बन जाते हो। मैं इस शहर का सिटी लॉर्ड बनने के बाद तुम्हें अपना वाइस सिटी लॉर्ड बना लूंगा। इस शहर का वाइस सिटी लॉर्ड बनने में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा है, तुम मेरे साथ मिलकर बहुत ही आगे तक जा सकते हो। जू फैमिली के पैट्रियार्च अपने फोरफादर से कहते हैं फोरफादर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इसे सिटी लॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं, कहीं आप पागल तो नहीं होगे, इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है। फोरफादर उन सब की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम सब लोग इस लायक नहीं हो कि मेरे फैसले पर सवाल उठा सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जू फैमिली के हंटर्स फोरफादर से कहते हैं लेकिन हम लोग इसे माफ कैसे कर सकते हैं, ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है, आप इसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं और आप इसे वाइस सिटी लॉर्ड भी बनाना चाहते हैं। फोरफादर उसे कहते हैं तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, अगर ये मेरी बात मान लेता है और जब वाइस सिटी लॉर्ड बन जाता है तो इसका मतलब ये हमारा गुलाम बन जाएगा, मैं इसे जो भी ऑर्डर्स दिया करूंगा ये इन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, क्योंकि सिटी लॉर्ड तो मैं हूँगा। ये बात सुन के जू फैमिली के हैंडर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर की बात तो बिल्कुल ठीक है, हम इसे अपना गुलाम बना लेंगे क्योंकि ये वाइस सिटी लॉर्ड होगा और आप सिटी लॉर्ड होंगे। फिर वो बिमिंग से कहते हैं बिमिंग हमारे मास्टर ने तुम्हारे पर एहसान किया है, जल्दी से इस बात को मान लो और इनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। बिमिंग उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है तुम सब लोग जो कि यहाँ पर छुप कर इस सारे शो को एंजॉय कर रहे हो जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो, यहाँ बाहर आकर सब कुछ क्यों नहीं देख लेते। फोरफादर भी बिमिंग की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ, इस लड़के ने फाइटिंग के दौरान ही ऐसे कैसे महसूस कर लिया कि यहाँ पर कोई और भी है जो छुपकर हमें देख रहा है।
वहीं पर ब्लैक पकोडा की मैनेजर जिंग सुसु निकलती है, जिसके साथ ब्लैक पकोडा के मास्टर भी होते हैं, जिसको बिमिंग ने पीटा था और कहा था कि जिंग सुसु को लेकर आओ। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तो तुम हमारे ब्लैक पकोडा से डरते नहीं हो और हमारे ब्लैक पकोडा के एक मास्टर को भी जख्मी कर दिया। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं सारे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये ब्लैक पकोडा वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पता नहीं अब ये हमारे खिलाफ है या फिर हमारे साथ है। ब्लैक विडो जिंग सुसु की तरफ देखती है तो जिंग सुसु से घूर कर देखती है। ब्लैक विडो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिंग सुसु बिमिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फादर सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने अपनी पावर्स मेरे सामने शो नहीं करवाई, ये लड़का मेरे सामने जख्मी होने का नाटक कर रहा है, मुझे लगता है कि इसकी पावर इससे ज्यादा है जितनी इसने मुझको शो करवाई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।